गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के साइंस के पंचामृत में, जहां पे हम करेंगे 5 साइंस के क्वेश्चंस एकदम बहुत तेजी से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है। कहता है कि गायों की शुद्रांत की तुलना में बाघों की शुद्रांत छोटी होती है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है कि गायों की जो शुद्रांत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो लंबी है, जबकि टाइगर्स की छोटी होती है। शुद्रांत की लंबाई विभिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न होना किस पर निर्भर करता है? मतलब किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होगी, किस बात पर निर्भर करेगा? उनके प्राकृतिक वास में जल की उपलब्धता पर, यानी कि जहां पे वो रह रहे हैं उनके आसपास कितना पानी है। दूसरा, उनके मुख गुहा के आमाप पर, यानी कि उनका मुंह किस तरीके का है उसके आधार पे। तीसरा है उनके प्राकृतिक वास के प्रकार पर, जहां वो रहते हैं, मतलब जंगल में रहते हैं या फिर क्या बोलते हैं रिहायशी इलाके में रहते हैं, उस चीज के ऊपर। लास्ट आ जाता है उनके खाद्य के प्रकार पर, जो वो खाते हैं, मतलब जो वो खा रहे हैं उसके आकार पर, प्रकार पर। तो देखिएगा, जो भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं ना, उनको पचाने में ज्यादा समय नहीं लगता है चीजों को। ठीक है, नॉनवेज जल्दी पच जाता है, जबकि अगर हम बात करते हैं वेजिटेरियन चीज की तो उसको पचाने में टाइम लगता है, और साथ साथ उसी के प्रोसेसिंग में अगर आपको टाइम लगेगा तो वहां पे आपको अवशोषण में भी टाइम लगेगा। इसीलिए जो छोटी आंत होती है गायों की, वो लंबी है किसके मुकाबले? शेरों के मुकाबले या कार्निवोरस एनिमल्स के मुकाबले। ये CISF 2020 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? केमिकल चेंज आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो अगर उसमें कोई किसी प्रकार का सिर्फ फिजिकल रूप में चेंज हो रहा है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, या गैस से सॉलिड हो गया, इस प्रकार की अगर प्रक्रिया है ना, वो फिजिकल चेंज कहलाती है। लेकिन हाँ, अगर उसके घटक टूट के या जुड़ के कुछ नया ही पदार्थ बना दे, उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, पौधों की पत्तियों में से भाप उड़ गई, मतलब पानी उड़ गया, तो यहाँ पे जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हुआ? पानी की स्टेट ही तो बदली है तो पानी का संघनन, जो गैस थी वो लिक्विड बन गई, है तो पानी ही ना, चाहे गैस रूप में रहे चाहे लिक्विड के रूप में रहे। मोम का पिघलना, मोमबत्ती जल रही है, अब यहाँ पे मोमबत्ती की बत्ती के बारे में बात नहीं हो रही है, बोल रहा है कि जो मोमबत्ती है ना, वो उसका मोम पिघल गया। तो मोम अगर पिघल रहा है तो मोम पिघल के जम गया, रहा तो मोम ही ना, उसकी वजह से कुछ और तो नहीं बन गया। लेकिन जब हम पौधों में प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे अकार्बनिक पदार्थ हैं, इनको मिला के क्या बन जाता है? C6H12O6 बन जाता है, और ऑक्सीजन बन जाता है लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो, यहाँ पे कुछ और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स थे और उनकी वजह से क्या हुआ? रिएक्टेंट्स कुछ और थे, उनसे क्या बना? कुछ नए उत्पाद बन गए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रासायनिक परिवर्तन हमको दिखता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो होती है यह कैसी है? रासायनिक परिवर्तन। जबकि ये 3 क्या है? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम गति का जो नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, यह किसके बारे में हमें समझाता है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, जब तक उसके अंदर उसके ऊपर कोई अन्य फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं जड़त्व, यानी कि जिस स्थिति में है वो उसी में रहने की उसकी टेंडेंसी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जड़त्व, जिसमें अगर वो चली रही है तो चलती ही रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, मतलब उसमें जड़ता आ गई है, जिस भी स्थिति में वो है उससे संबंधित। ठीक है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम इनर्शिया के बारे में बताता है। इनर्शिया आपको 3 प्रकार का मिलता है, एक होता है डायरेक्शन का, एक होता है रेस्ट का यानी कि स्थिरता का, और एक होता है मोशन का यानी कि गति का। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच गैस इज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो यह वातावरण है हमारा, इसके अंदर आपको कौन सी गैस नहीं मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, आर्गन मिलेगी, हीलियम मिलेगी, क्रिप्टन मिलेगी कुछ मात्रा में, लेकिन रेडॉन गैस नहीं मिलती है। रेडियो एक्टिव गैस होती है ये, जिसका हम रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, और ये जो गैस है ये हमारे वातावरण में पाई नहीं जाती है। ठीक है, जनरल अवस्थाओं में। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना टेक्नोलॉजी का। कहता है कि DRDO ने जनवरी में टेस्टिंग की थी इसकी, तो आप बताइए कि DRDO ने अभी स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह मारक मिसाइल का परीक्षण किया है।
ठीक है, मारक मिसाइल जो सतह से सतह पे काम करती है, इसका परीक्षण किया है। ठीक है, आपको इसका नाम बताना है, प्रलय, अग्नि, नाग या पृथ्वी। तो ध्यान दीजिएगा कि मारक सतह से सतह मारक जो इन्होंने मिसाइल अभी बनाई है, इसका नाम है प्रलय। क्या नाम है इसका? प्रलय है। पहली बार भारत ने खुद से इसको बनाया है। ठीक है, लेकिन क्या मैम इससे पहले जो है ऐसी कुछ मिसाइल्स नहीं बनी थी? तो थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं कि डीआरडीओ ने जो स्वदेशी रूप से विकसित आपकी मिसाइल बनाई है, ये सतह से सतह मार करने वाली है। ये पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है कि यहां पे इसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है ना, वो तो नीचे नीचे से ही काम करती है, लेकिन ये क्या है, यह है हवा में जाके ना कलाबाजियां खा सकती है। मतलब कलाबाजियां खाने का मतलब यहां से ये चली ऐसे, यहां से ये चलने के बाद ना एक निश्चित स्थिति पे पहुंचने के बाद ये अपने डायरेक्शन को मोड़ सकती है। इसी को हम कहते हैं अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात आ जाती है कि यह जो है इंटरसेप्टर मिसाइल्स को मारने में सक्षम है। इंटरसेप्टर मिसाइल मतलब क्या? मान लीजिए किसी अन्य देश की तरफ से एक मिसाइल आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इस मिसाइल को मार सकते हैं। तो ये क्या है कि इंटरसेप्टर मिसाइल को तोड़ देगी, मार देगी। ठीक है, एंड द एबिलिटी टू चेंज इट्स पाथ आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन रेंज इन मिड एयर, यानी कि हवा में जाने के बाद अपना रास्ता बदलने की इसके पास क्षमता है, इसीलिए क्वाजी बैलिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट डाला जाता है और साथ साथ इसमें और भी काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज इंक्लूड कर दी गई हैं। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है, मारक क्षमता कितनी है पता है आपको? हमारी भारतीय आर्मी जो है ना, उसके पास एक तो हमारे पास ब्रह्मोस आ गई है। ठीक है, जो ब्रह्मोस क्या है, जो ब्रह्मोस की रेंज काफी अच्छी खासी है। ठीक है, लेकिन वो क्रूज मिसाइल है। ठीक, लेकिन ये कैसी है, ये है बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब हमारी आर्मी थोड़ी सी और स्ट्रेंथन हो गई है इसके कारण। क्रूज मिसाइल में वो क्या करेगी, वो पृथ्वी के पैरेलल चलेगी, लेकिन ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से इसका ट्रेजेक्टरी कुछ कर्व होती है, यानी कि इस प्रकार का इसका ट्रेजेक्टरी होती है। आपने यहां से इसको दागा है, ऊपर हवा में जाएगी, फिर नीचे जाके क्या करेगी, टारगेट को हिट करती है। ठीक है, इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर की। इसको हम किसी मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हैं। और प्रलय जो होगी अभी तक की हमारी सबसे लंबी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो हमारी आर्मी से। पहले कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है? जब मैं इसकी बात करती हूँ, हमारे पास पृथ्वी है, हमारे पास त्रिशूल है, हमारे पास आकाश है। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि। हम लोग इसको अक्सर ऐसे याद रखते हैं पटना करके। ठीक है, पटना। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, तो पटना करके आप सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो अब से पहले इंडिया के पास थी, आप उनको याद कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे नई आर्मी के पास जो नई मिसाइल गई है वो कौन सी है, वो है प्रलय। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मेरे आप रेगुलर सेशंस के साथ जुड़ सकते हैं दोपहर को 3 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी प्यारे छात्र हैं जरूर जुड़िएगा और कल मिलेंगे फिर से अपने पंचामृत के सेशन में। सो दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।